Hello friend, this is Devendra Kumar and welcome to Economic Circle, your own study circle. 11th क्लास के अर्थशास्त्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। आज से हम फर्स्ट बुक जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय समस्याएं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हम जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे पहली बुक, और आपको प्रॉपर उसके नोट्स मिलेंगे, आपको हैंडमेड मेरे द्वारा लिखे हुए। आपका जो पेपर है पूरा का पूरा इन्हीं नोट्स से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद हम स्टैटिक्स शुरू करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय समस्याएं। सबसे पहले हम जान लें कि जो हम बुक पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र वो है क्या, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धन तथा सीमित संसाधनों का पूर्ण प्रयोग आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो सीमित संसाधन है और जो धन है, हम उसका किस प्रकार पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, उसका अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम 11th क्लास में पढ़ते हैं और जो समष्टि अर्थशास्त्र उसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर, किस पर? एक व्यक्तिगत स्तर की बात की जा रही है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। जैसे मतलब एक व्यक्ति से संबंधित जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे वस्तु की कीमत का निर्धारण, व्यक्तिगत उद्योगों व व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन आदि। दूसरा है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना, बेरोजगार आदि का अध्ययन करना। आगे हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो जो अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक देश की सभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वे सभी किस में आती हैं? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था लोगों को जीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था क्या करती है? लोगों को जीविका प्रदान करती है। मतलब एक व्यक्ति जो भी जीवन जीने के लिए जो भी कार्य करता है, कार्य करना, जॉब करना, रेलवे, कंस्ट्रक्शंस, पुलों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, कॉलेजों का निर्माण, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वे सभी किसके अंदर आती हैं? एक अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, देखो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देश या फिर शेष संसार के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता। आर्थिक संबंध का मतलब है जब एक देश द्वारा निर्मित वस्तु दूसरे देश को हम नहीं बेचते हैं, ना ही हम किसी अन्य देश से वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात नहीं होता। क्या नहीं होता? ना आयात ना ही निर्यात। आयात क्या कहलाता है? किसी अन्य देश से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है। किसी अन्य देश को वस्तुएं बेचना निर्यात कहलाता है। ठीक है,
दूसरी अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था की अपोजिट है खुली अर्थव्यवस्था। मतलब जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों या शेष संसार के साथ आर्थिक संबंध होते हैं उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब एक देश द्वारा निर्मित वस्तुओं का हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का आयात व निर्यात बड़े स्तर पर होता है। तो अगर हम ये कहें कि आज जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को अन्य देशों को बेचते भी हैं और अन्य देशों से वस्तु हम खरीदते भी हैं। समझ में आया? तीसरी अर्थव्यवस्था है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए तथा कितना किया जाए आदि निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्या वस्तु आप बना रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, सरकार को कोई लेना देना नहीं होता। बाजार में जो उत्पादक है वही उसका निर्णय लेता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। चौथी अर्थव्यवस्था हमारी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। वस्तुओं का उत्पादन, मूल्य निर्धारण आदि निर्णय जन कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मतलब केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या तय करनी है, वही सभी निर्णय सरकार लेती है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम लें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, तो हम बोल सकते हैं कि भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे जो है वो पूरी तरह भारत सरकार के अधीन है। ठीक है। कितनी रेल चलानी है, टिकट की कीमत कितनी तय करनी है, ठीक है, किस राज्य के बीच अंतर्गत रेल चलेगी, वह सभी निर्णय कौन लेता है? भारत सरकार लेती है। ठीक है। और हमारा पांचवा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें उत्पादन, उपभोग व निवेश संबंधी निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, परंतु आर्थिक क्रियाओं को जो संचालन है वो सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब बाजार शक्तियाँ मतलब उत्पादक प्लस सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेती हैं, जिसमें वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें अधिकतम जन कल्याण संभव हो। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगर हम समझें तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि किसान है हमारा, वो गेहूं का उत्पादन करता है। तो गेहूं का कितना उत्पादन करना है, मात्रा, ठीक है, उसकी मात्रा, कैसे उत्पादन करना है, ये सभी निर्णय कौन लेता है? ये किसान लेता है। कौन? किसान। लेकिन गेहूं की कीमत कौन तय करती है? गेहूं की कीमत तय करती है सरकार। तो जब किसान और प्लस सरकार दोनों मिलकर निर्णय ले रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था कहलाती है हमारी क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? क्लियर? आगे लिखा हुआ है संसाधन क्या है। तो संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तु व सेवाओं से है जिनका प्रयोग अन्य वस्तु व सेवाओं के उत्पादन में होता है। मतलब ऐसे कच्ची सामग्री जिसका प्रयोग हम किसी अन्य वस्तु के निर्माण में करते हैं, वो हमारी संसाधन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम कहें, अगर हमको खोया बनाना है तो दूध हमारा क्या हो गया, संसाधन हो गया। हमको फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी हमारा क्या हो गया, संसाधन हो गया, क्योंकि हम लकड़ी का उपयोग किसी अन्य वस्तु के निर्माण में कर रहे हैं। ठीक है, तो कच्चा पदार्थ, कच्चा माल हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। आगे है दुर्लभता। क्या है दुर्लभता? तो दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा शून्य कीमत पर भी अधिक तथा असीमित होती है। कंडीशन यह है कि वस्तु की कीमत होनी चाहिए जीरो और उसकी मांग उसकी कीमत पूर्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ है। दुर्लभ से मतलब है जो आसानी से मिल नहीं रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लें तो एग्जाम्पल जो हमारी अस्पताल हैं, अस्पताल में मिलने वाली फ्री दवाइयाँ, अस्पताल में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो फ्री होती हैं और आपको पता है कि उनकी जो मांग है वो पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है और कीमत क्या होती है, शून्य। तो अस्पताल में मिलने वाली दवाइयाँ क्या है, दुर्लभता है। ठीक है, राशन की दुकानों पर मुफ्त मिलने वाला राशन। ठीक, ये हो गया हमारी दुर्लभता। एक नंबर में पूछ लेता है दुर्लभता क्या है। आगे हम पढ़ेंगे अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर पढ़ेंगे, अंतर जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक छोटा, मतलब एक बोलेंगे कि एक छोटा स्तर है और समष्टि अर्थशास्त्र एक बड़ा स्तर है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है और जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य पूर्ण रोजगार में विकास करना है। ठीक। तीसरा, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है। जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है, कीमत का निर्धारण करना, कि वस्तुओं की कीमत कैसे तय की जाए। और समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है आय व रोजगार का निर्धारण करना, कि किस प्रकार लोगों की आय को बढ़ाया जाए और किस प्रकार लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स का और क्वेश्चन ये है कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, समझाइए। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक का मतलब होता है कि पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं। जो एक अर्थव्यवस्था में जो धन है और जो सीमित संसाधन हैं, जो प्रकृति ने संसाधन दिए हैं या मानव ने जो संसाधन जुटाए हैं और जो उसके पास धन है, उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्यों उत्पन्न होती हैं, क्वेश्चन ये है। तो इसका उत्तर है पहला, क्या कारण है। तो फर्स्ट है कि मानव आवश्यकताएं का असीमित होना। जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो असीमित हैं। ठीक है, सीमित का मतलब उनकी कोई भी सीमा नहीं है, वो अनंत हैं। अनंत का मतलब जैसे एक मानव की एक आवश्यकता पूरी होती है तो वो कंप्लीट होने का दूसरी उत्पन्न हो जाती है, जब वो दूसरी पूरी करता तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले चाहेगा मुझे रोटी मिल जाए, रोटी मिलने लगती है तो फिर वो सोचता है मेरे को घर होना चाहिए, घर के बाद फिर कार होनी चाहिए, कार के बाद फिर ठीक है उससे बड़ी कार होनी चाहिए। तो मानव की जो आवश्यकताएं वो हैं क्या, असीमित हैं। तो लिखा है कि मानव आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, ये बार बार उत्पन्न होती हैं। यदि आवश्यकताएं सीमित होती तो उन्हें
पूरा करने के बाद आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती, परंतु आवश्यकताएं अंतहीन हैं जो संसाधनों के चयन की समस्या को उत्पन्न करती हैं। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का दुर्लभ या सीमित होना। अब जो संसाधन हमने जुटाए हैं या जो प्रकृति से मिले हैं वो भी क्या है, सीमित मात्रा में है, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है कि पृथ्वी पर संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि सीमित मात्रा में हैं, परंतु इनकी मांग असीमित है जो आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। साधनों की दुर्लभता का अर्थ है मांग की तुलना में साधनों की पूर्ति का कम होना। साधनों की पूर्ति, भाई मांग ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है। ठीक है, और तीसरा हमारा पॉइंट है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। साधनों के वैकल्पिक उपयोग मतलब जो भी हमें संसाधन मिले हैं, वैकल्पिक मतलब एक ही संसाधन को हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं साधनों के वैकल्पिक उपयोग। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। तो देखो बिजली का हम उपयोग क्या करते हैं, कई तरीके से करते हैं। बिजली को हम उजाला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसी, फ्रीज, कूलर ये चलाने के लिए करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां में मशीनरी को चलाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, रेल, ठीक है, रेलवे यूज़ करता है बिजली। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब बिजली को कई तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो बिजली की जो पूर्ति है वो बहुत कम होती जाती है और वो बिजली क्या है कि जल्दी ख़त्म होती जा रही है। अगर हम बिजली का उपयोग केवल उजाला करने के लिए क्या करते तो क्या बिजली इतनी जल्दी ख़त्म होती, क्या उसकी पूर्ति कम होती, नहीं होती। ठीक है, इसलिए लिखा है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग। साधन न केवल सीमित हैं, साधन सीमित भी हैं बल्कि इनका वैकल्पिक उपभोग होता है। मतलब कई तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं कि साधन को। वैकल्पिक उपयोग का अर्थ है कि एक साधन को कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे भूमि पर हम घर बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खेल का मैदान बना सकते हैं आदि। अतः मांग पूर्ति से क्या है, अधिक है। यहाँ पर भूमि का एग्जाम्पल लिया है, ऐसी बिजली हो सकती है। समझ में आया क्वेश्चन। तो आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इसके कारण हैं 3। मानव आवश्यकताओं का असीमित होना, संसाधनों का दुर्लभ या फिर सीमित होना और साधनों के वैकल्पिक उपयोग। ठीक है, 3 हो गए। आगे क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कि जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने उसकी क्या केंद्रीय समस्याएं, क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं अर्थव्यवस्था के सामने। सबसे पहली है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था में संसाधनों की संख्या क्या है, सीमित है, संसाधन सीमित मात्रा में तथा संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। भाई संसाधनों को कई तरीके से यूज किया जा रहा है, अर्थात संसाधनों को एक से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अतः एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि दिए हुए सीमित संसाधनों के प्रयोग से किन वस्तुओं को पहले उत्पादित किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए। तो भाई जो भी हमारे पास सीमित संसाधन हैं, संसाधनों का अतः अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोग वस्तु जैसे चीनी, कपड़ा, गेहूं आदि पूंजीगत वस्तुएं
मशीनरी, भवन, सड़क अथवा और युद्धकालीन वस्तुओं में से सर्वप्रथम किसका और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो पहली समस्या है हमारी, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक की समस्या है। उत्पादन एक से अधिक तरीकों से किया जा सकता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में उस तकनीक को चुना जाता है जिसके प्रयोग से संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो तथा उत्पादन लागत कम आए। सामान्यतः तकनीकों को दो, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक में बांटा गया है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, परंतु उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार पूंजी प्रधान तकनीक में उत्पादन अधिक होता है लेकिन रोजगार का स्तर कम होता है। अतः अर्थव्यवस्था ऐसी तकनीक को चुनती है जिससे उत्पादन लागत कम हो तथा अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध किए जा सकें। तीसरी समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए। समाज में अनेक प्रकार के वर्ग हैं, जैसे अमीर वर्ग या फिर गरीब वर्ग। तो सर्वप्रथम किस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं। अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं। इन सीमित संसाधनों के प्रयोग से एक अर्थव्यवस्था को भोग वस्तु, पूंजीगत वस्तु तथा युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। अर्थव्यवस्था के सामने किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पादन की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। अतः अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि उत्पादन को समाज के विभिन्न वर्ग जैसे अमीर और गरीब में से किस प्रकार वितरित किया जाए कि अर्थव्यवस्था में आय के स्तर को समान किया जा सके। अतः यह समस्या अर्थव्यवस्था में आय के समान वितरण की समस्या है। तो अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना होता है कि जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है वो किस वर्ग के लिए कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। उपलब्ध संसाधनों से उपभोग वस्तु, पूंजीगत वस्तु और युद्धकालीन वस्तुओं का निर्माण करना है। ठीक है। इसके बाद जो वर्ग है अमीर वर्ग और फिर गरीब वर्ग, इसमें किस प्रकार वितरण करना है ये समस्या कहलाती है किसके लिए उत्पादन किया जाए।
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या हमने पढ़ी। क्या उत्पादन किया जाए, कि कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हर एक बच्चे को फ़ायदा मिल सके। कंप्लीट नोट्स दूंगा मैं आपको, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। पूरी 11th क्लास के अर्थशास्त्र और 12th क्लास की, दोनों क्लास के अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।